क्या क्या पढ़े थे हम लोग? चलिए आइसोमेरिज्म पढ़े थे। आइसोमेरिज्म में कौन सा? स्ट्रक्चरल। क्या कौन सा पढ़े थे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा पढ़े थे? चेन और पोजीशन। चेन आइसोमेरिज्म याद हो गया। कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और क्या था? सब्स्टिट्यूएंट एंड सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पर डिफर क्या करेगा? पेरेंट चेन। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या था? पोजीशन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, बाकी चीज़ें सब वही है, सेम रहेगा। पेरेंट चेन भी सेम हो जाएगा। और मैंने बताया था, एक ट्रिक से बताया था, एक्स वाई डिफरेंट है तो चेन, सेम है तो पोजीशन। ठीक है। इसके बाद कल हमने एक चीज़ और सिखाया था आपको। हाँ, क्या सिखाया था कि स्ट्रक्चर जानना कैसे जानोगे? डी यू सिखाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबको निकालना आ गया। फार्मूला बोलो भाई डी यू का। क्या होता है डी यू? हाफ 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस टी नहीं माइनस एम प्लस टी। यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका यूज आगे आप देखेंगे। चलिए इसके बाद ये बताओ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। 4 नंबर याद है? कितना था? 4 4 5। मतलब मिनिमम कार्बन अगर एल्केन है तो उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म करना चाहते हो? चेन करना चाहते हो। चेन आइसोमेरिज्म करना चाहते हो, कितना कार्बन, कितना होना चाहिए मिनिमम कार्बन? 4। एल्कीन है तो 4, एल्काइन है तो 5। ये याद रखना आपको। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्या है? कौन सा आइसोमेरिज्म था? पोजीशन आइसोमेरिज्म था। इसमें आपको क्या बताना था भाई? एल्केन। इसमें क्या लिया हमने? एल्केन लिया। एल्केन सबको समझ में आता ना? कार्बन कार्बन बीच क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा है तो मिनिमम कार्बन बताओ कितना लगेगा? मिनिमम कार्बन कितना लगेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में? चेक किया जाए। देखो 2 3 तक नहीं होगा तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 4 से। अब देखो ध्यान से देखो, 1 CH मैं खाली कार्बन लिखूँ, समझ जाओगे ना? चलो 4 कार्बन है। कहेंगे सर इसका एक आइसोमेरिज्म, आप इसको एक कार्बन को यहाँ कर दो। चलो कर दिया। ये दोनों आइसोमर हो गए, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या डिफरेंट हो रहा है? तो इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन है। पोजीशन है क्या? नहीं। कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन। तो 4 कार्बन में पॉसिबल नहीं। तो 5 कार्बन लेते हैं। ये कितने? 5 इसमें नहीं। 5 कार्बन लो। ठीक है भाई। चलो क्या करेंगे? ब्रांचिंग बनाएंगे। ठीक है। एक और बन सकता, अगर इसको मैं उठा के यहाँ करूं तो भी तो वही आएगा। एक और बन सकता क्या? इस कार्बन को यहाँ कर। बोलो ये तो 3 भी तो कितने आइसोमर बनेंगे? 3। नहीं समझ आ रहा है? अरे भैया एक स्ट्रेट चेन हो गया, एक ब्रांचिंग कर दिया, फिर क्या कर दिया? एक इसको भी यहाँ कर दिया, 2 ब्रांचिंग कर दिया। तो इसमें कितने कार्बन का चेन है? इसमें कितने कार्बन का चेन है? इसमें कितने कार्बन का चेन है? तो इसमें बनेंगे टोटल 3 आइसोमर। कितने बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे। बट आपस में होंगे क्या? ये चेन भैया 5 कार्बन का चेन है, ये 4 है, ये 3 है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म आएगा? चेन आएगा। पोजीशन आ रहा है क्या? नहीं। मतलब इसमें पोजीशन नहीं। तो बचा क्या फिर? अब देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। दूसरा बनाओ, इसको ब्रांचिंग करो। अब 5 कार्बन का पेरेंट चेन ले लिया। 1 2 3 4 5, एक ब्रांचिंग यहाँ कर दिया। ठीक है। अगली बार क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ कर दो। क्या सबके इसके आईपीसी नाम अलग होंगे? 1 2 3 4 5 यहाँ। ये भाई 2 पर मिथाइल था, यहाँ कितने पर हो गए? 3 में। दोनों का आईपीसी नाम अलग है भैया। इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन। इन दोनों में कौन सा है? पोजीशन। कैसे कह सकते हो? 5 कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन। पोजीशन यहाँ पर कहाँ है? 2। यहाँ पर क्या है? 3। नहीं समझ में आया? तो भैया कहने का मतलब मिनिमम कार्बन कितना लगेगा?
6 लगेगा। कितना लगेगा? 6। क्लियर हुआ सबको? अब हम बात करेंगे चलो नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन। क्या लेते हैं? एल्कीन की बात कर लेते हैं। चलो भाई एल्कीन की बात करते हैं। 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 3 से तो होगा नहीं, 3 में नहीं बनेगा, मैं 4 से स्टार्ट कर। एक, चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। अच्छा हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे ना भाई? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ कितना लगेगा? 1 लगेगा। यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3। अब जरा बताओ ब्रांचिंग करे भाई? चलो पूरा लिख दे रहा हूँ। यहाँ कितना है? CH3 H CH2 CH3। चलो इसको यहाँ कर सकते, ये इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ कर सकता हूँ। कहाँ पर? हाँ यहाँ CH2 है, सही है। चलो अब देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ ला इसको। CH3 यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 दिख रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशन पहला है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है। कितने कार्बन का चेन है ये? 4। ये कितने कार्बन का चेन है बताओ? 3 कार्बन का चेन है। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमर होगा? आया सब? कौन सा आइसोमर होगा? चेन है देखो, हमने पेरेंट चेन। इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ दे दूँ तो आ गया। इस डबल बॉन्ड को मैं कहाँ से कहाँ दे दूँ? देखो इधर, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नहीं बन सकता क्या ये? डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली कि नहीं बदली? यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 2। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमर जम आएगा? पोजीशन। तो भैया एल्कीन के लिए कितना लगेगा? 4। तो एल्कीन के लिए मिनिमम कार्बन कितना लगेगा? 4। ठीक है। एल्काइन के लिए बता दो। एल्काइन के लिए, एल्काइन बताओ कितना आएगा? अपने दिमाग से बताओ। 1 कुछ लोग से 3 से बनेगा ही नहीं, इसलिए 3 से स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, 4 से स्टार्ट किया हूँ। डबल बॉन्ड की इसकी पोजीशन कहाँ है? 1 पर है। कुछ नहीं करना, इसको यहाँ बीच में नहीं कर सकता मैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये देखो इन दोनों में कौन सा आइसोमर जम है? पोजीशन भाई, 1 और 2। कौन सा आइसोमर जम है? पोजीशन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एल्काइन में कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड मतलब 4। तो 4 नंबर याद हो गया। 644 उसमें कितना था? 445। यहाँ पर कितना है? 445। अब ये नहीं एग्जाम याद, बना के चेक करो, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको, फटाफट कर लो। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? टोटल नंबर ऑफ। दूसरा है C5H12, तीसरा है C6H14, C6H14। C3H6Cl2, C3H6Cl2, C8H10 in C10HC8
H10. How many aromatic isomers are possible? Isomers are possible. चलिए कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, बनाइए. ये पहले जानो क्या है. देखो कोई भी चीज़ दिया हो ना, तो सबसे पहले पता लगा करो इसमें क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है. क्या निकालोगे? डी. पहला काम यही होना चाहिए, डी निकालना. अब डी निकालने के लिए कितने कार्बन है? वैसे भी आप इसको डी लिखाने की जरूरत नहीं है, एल्केन है. क्या है ये? एल्केन. एल्केन का फार्मूला CnH2n+2. क्या इस पर नहीं बैठ रहा है? 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन. हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एल्केन का मतलब सभी कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. समझ में आ गया? तो इसका डी जो निकाल के देख लेना, 0 आएगा. डी क्या आएगा? 0. मतलब कोई अनसैचुरेशन है नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है. अब 2 कौन सा बना? कितने कार्बन देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो है. तो दूसरा क्या बना इसका? CH3 CH CH3 ब्रांचिंग कर दो. इन दोनों में कौन सा आइसोमर आएगा? चेन. चलो इसमें कितना आया? हाँ कितना आया? 3 आएगा. 3 ही आया ना. बना के देख लो फटाफट. अब ये भी एल्केन ही है. देखो एल्केन है कि नहीं है? 10 करोगे 12 एल्केन है. तो अब सीधे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया. 2 2 4 5. चलो दूसरा बनाओ, क्या बनेगा? ब्रांचिंग कर दो. और क्या? अगला ब्रांचिंग देख लो. यही 3 बने, A B और C. तीनों में कौन सा आइसोमर जमाएगा? चेन आएगा. इसमें बताओ कौन सा है? कितने बनेंगे इसमें? इसका आंसर लिख लेना 3 आइसोमर्स. हो गया. एल्केन है क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, मतलब सब सिंगल बॉन्ड ही होगा. तो मतलब कितने? देखो ऐसे फटाफट बना. 1 2 3 4 6 हो गया. 1 बन गया. ये दूसरा ब्रांचिंग मैंने कैसे सिखाया? ब्रांचिंग करने जाओ. इसको यहां करो. लो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. ठीक है, हो गया. अगले हम क्या करोगे? इसको यहां कर सकते हो क्या? इसको यहां कर सकते हो. C C C यहां कर दिए. अब इसको यहां कर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको यहां करोगे तो यही वाला मिल जाएगा. आ रहे समझ में? ना समझ में आया तो IPC नाम लिख लेना. IPC नाम सेम हो जाएगा. तो IPC नाम सेम होगा तो मतलब से आइडेंटिकल है. नेक्स्ट क्या करेंगे भाई? हाँ अब चेन, अभी 5 कार्बन का चेन, 6 कार्बन का चेन, 5 का चेन करके 2 बना दिया. अब क्या करेंगे? 4 का चेन करेंगे. लो 4 का चेन कर दिया. 1 यहां और 1 यहां कर दिया. नेक्स्ट क्या कर सकता हूं? इसको यहां कर सकता हूं. 5वां क्या बनेगा? C C C C यहां और यहां. कहेंगे सर एक और बन सकता है. इसको इन दोनों को उठा के यहां कर दीजिए, तो वही आ जाएगा. हाँ ये बात समझ ना. तो टोटल कितने आइसोमर बनते हैं इसमें? 5. तो इसमें 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल. एक और लिख लो, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है. इसके आगे का नंबर बताओ क्या आएगा? हाँ C7H16. इसमें 9 आइसोमर आएगी. कितने आएंगे? 9 आइसोमर. इसको आप वैसे ही याद कर लीजिएगा. 9 आइसोमर आ गया. बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा आता नहीं है, ज़्यादातर नहीं आता. हाँ अब ये इसको इसके नीचे लिख लेना. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन में बताइए कितने बनेंगे.
कितने बनेंगे? 4। सही है। इसमें 4 आइसोमर, कितने बनेंगे? 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। कौन कौन होगा देख लो, फटाफट देख लो, फटाफट देख लो, अभी लिख लेना। देखो पहले होता है डी यू सबसे पहला काम क्या करना? डी यू निकालना। डी यू निकालो फटाफट, डी यू निकालो। डी यू यही निकाल ले रहा हूँ। चलो कितने कार्बन है? फार्मूला याद है ना सबको? 1/2, 2 इंटू कार्बन कितने? 3 प्लस टू आगे बोलो, -6 प्लस, क्यों? ट्राइवेलेंट कहाँ है इसमें? हाँ तो क्लोरीन मोनोवैलेंट है ना, तो मोनोवैलेंट 8 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना भैया। ये भी तो मोनोवैलेंट हो, क्लोरीन क्या था? मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। कितना आएगा भाई ये? 1/2, ये हो जाएगा 6 + 2 - 8, 1/2 ये 0 हो जाएगा। कितना आया? डी यू 0 आने का मतलब केवल सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं, कोई डबल बॉन्ड या रिंग नहीं बन सकता, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो आपको पता है कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। शुरू हो जाओ, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो। कितने हाइड्रोजन? 3 लगेंगे। इसको कितना दे दूं मैं? 2 दे दूं, CH2। इसके बाद क्या है? C। यहाँ पर 1 H दे दूं और 2 क्लोरीन दे दूं। नहीं, गिन लो, हो रहा है सब। 1 बन गया, दूसरा क्या बनेगा? दूसरा इधर बना रहा हूँ, उल्टा सीधा हो रहा है, दूसरा उल्टा चल रहा है। बता, इन दोनों क्लोरीन को यहाँ बीच में कर दूं। चलो C दोनों क्लोरीन को बीच में कर दिया, दूसरा बन गया। तीसरा बताओ, तीसरा क्या बनेगा? दोनों, हाँ, 1 क्लोरीन को यहाँ, 1 2 3, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर। एक और क्या बनेगा जल्दी बताओ? देखो 3 कार्बन है, एक क्लोरीन को यहाँ कार्बन पे दे दो, एक को यहाँ। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, चेक कर लो। 1 4 बनेंगे। आ रहा है समझ में? अब ये वाला बनाइए, इसको नोट कर लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन बनाइए। एरोमेटिक जिसको आ रहा है बनाओ। एरोमेटिक का मतलब बता दिया हूं। हाँ, C8H10। सबसे पहले क्या निकालोगे? DU। चलो भाई शुरू हो जाओ। DU 1/2, 2 इंटू 8 + 2 -10, बस। तो कितना आएगा ये? 1/2 16 18, 8 आएगा, मतलब कितना आ गया? 4। तो DU कितना आ गया भाई? 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। मतलब आपको एरोमेटिक पूछा, मतलब रिंग बनाना है। रिंग बनाना है, रिंग कितने कार्बन बनाना है? 8 कार्बन। तो एरोमेटिक जनरली, अब मैंने कहा आप बेंजीन से इसलिए पहले बता दिया कि आपको क्या बनाना है, एरोमेटिक बना। एरोमेटिक का मतलब दिमाग में रख लीजिए बेंजीन। तो बेंजीन कितने कार्बन का होता है? 6। तो हमने बना लिया 6 कार्बन का रिंग बना लिया। ये देखो बना लिया। अब एक रिंग बनाया है तो पाई बॉन्ड कितने लगेंगे? 3 पाई बॉन्ड। और वैसे भी पता है बेंजीन, सबको पता है, यही तो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। अब सुनिए यहाँ, अच्छा यहाँ पर कौन है जिसका कोई नहीं, उसका कौन? हाइड्रोजन। दिख नहीं? यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हटा के हमने यहाँ एक CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया। जरा चेक करो, 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 7 और 7 3 10 हाइड्रोजन है कि नहीं है?
तो एक ये बनेगा, दूसरा इस CH3 को घुमाते जाओ। एरोमेटिक का मतलब होता है कि इसका एरोमेटिक जो ये रिंग है ना, ये ऐसे मेंटेन रहेगा। अंदर 3 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6। तो इसको ऐसे ही रहने दो, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ। अगला वाला बताओ, इस CH3 को यहाँ कर दो, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। एक और बनेगा, जल्दी बताओ ये वाला कैसे करूं? जस्ट इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या होगा, CH2 CH3। ये देखो बन गया, सब कुछ बराबर है। तो टोटल कितने बने? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितने बनेंगे इसमें? 4 आइसोमर्स। बना लो इसको भी, थोड़ा जल्दी बनाइए। कौन सा आइसोमेरिज्म था? स्ट्रक्चर रिंग चेन। तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बताओ? पहला लाइन सबको पता है, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होगा? कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different mode of linking। डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग का मतलब ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। देखिए C3H6 लिया है। ऐसा रिंग बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए रिंग बनाने के लिए? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3। 2 में तो रिंग बन नहीं पाएगा, 3 में बनेगा। तो कितने कार्बन लिया हमने? 3। C3H6 कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? CnH2n, यही है एल्कीन। क्या होता है? इसका DU निकालोगे तो 1 आएगा। DU निकालोगे 1 आएगा, निकाल के देख लेना, DU 1 आएगा। मतलब एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे बनाऊं? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। देखो 1 2 3 कार्बन है। कहीं पर एक जगह मैंने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा। हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, CH2 CH CH3, यही होगा। दूसरा इसका क्या बनेगा? आपको बताया था अगर DU 1 है तो आप चाहे थे ओपन चेन बनाओगे तो क्या बनाओगे? एक पाई बॉन्ड बनाओगे। अगर रिंग बनाओगे तो साइक्लोएल्केन बनेगा। रिंग बनाओगे तो क्या बनेगा? साइक्लोएल्केन। बोले तो CH2 यही तो बनेगा, यही दोनों बना। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? एक रिंग है, एक चेन। तो कौन सा आइसोमेरिज्म है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। C4 बताओ, C4 नहीं, CnH2n-2 तो कितना हो जाएगा? C4 ले लिया, H कितना लेना पड़ेगा? 6, C4H6। ये क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। अगर आप इसका DU निकालोगे तो DU आएगा 2। DU क्या आएगा? 2। निकाल के देख लेना। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखो क्या क्या बनेगा। चलो पहले ओपन चेन वाला बनाते हैं। कितना बनेगा? 4 कार्बन। तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा दे रहा हूँ, डायरेक्ट CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, एक तो ये बनेगा। दूसरा बताओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड नहीं, या इसको ऐसे कर सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH CH3। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? ध्यान समझिए।
4 कार्बन है, 2 यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड एक ही जगह था, यहाँ एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर है तो 2 पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई सब जितना होना चाहिए। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा अगर मैं इसका रिंग बनाना चाहूँ तो कौन सा रिंग बनाऊंगा बताओ? 4 कार्बन का बनाऊंगा। DU अगर 2 आया है तो एक रिंग है, उसके अंदर एक पाई। तो कहने का मतलब इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो ऐसे नहीं बना सकता। CH2 CH2 CH CH आ रहा है समझ में ना? तो अब मुझे बताओ, इसको नाम दे दिया A, B और C। A और B में कौन सा आइसोमेरिज्म है देख के बताएंगे आप लोग। A एंड B में कौन सा आइसोमेरिज्म है? अभी नहीं पढ़े हो, पोजीशन नहीं है। ये आता फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऐसा है? फंक्शनल। ये अब आगे अगला यही है। तो अभी फिर क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एक तरीके से यहाँ डबल अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सा आइसोमेरिज्म है ये? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो भाई, बी और सी, बी एंड सी में, एंड और क्या है? ए और बी में, इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? और एक मिनट, ए और, अच्छा एक एक करके चलो, बी और सी पहले बताओ। रिंग चेन, क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन भी है, फंक्शनल भी है। बात समझ आई? जनरली रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो होता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होता है, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मैंने क्या बोला? रिंग चेन आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर भी हो सकते हैं, बट प्रायोरिटी किसको दोगे? रिंग। अगर ऑप्शन में रिंग चेन नहीं है तब किसको ट्रिक करोगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में ना? वही सेम ए और सी, ए और सी में भी क्या होगा? रिंग चेन एंड फंक्शनल। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर बट प्रायोरिटी इज गिवन टू, बोलो, रिंग चेन आइसोमेर्स। समझ में आया? प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? रिंग चेन। अच्छा देखो फंक्शन, ये देखो रिंग है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस आता है ना, तो कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाता है? वो फंक्शनल कहलाता है। समझ में आ गया? तो ए और बी में कौन सा आइसोमेरिज्म था? केवल फंक्शनल था, और बी और सी में फंक्शनल एंड रिंग चेन दोनों, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन। नोट कर डालिए। लिख लिए? देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समूह समाया होता है। कंपाउंड्स हैव क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट क्या? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप लोग जानते ही हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो किसका किसके साथ होता है ना फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ऐसा नहीं सबका सबके साथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना। इसमें जो अल्कोहल एंड ईथर, पहला क्या है देखी थी, जाइए बस। अल्कोहल, आवाज़ कहाँ आ रही है? अल्कोहल एंड ईथर, मैंने अल्कोहल लिख दिया और क्या लिख दिया? ईथर। अल्कोहल का ईथर में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? फंक्शनल। देखिए सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, CH3 CH2OH बोल रहा है, आप लोग जान रहे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अल्कोहल। अगर मैं इस CH2 को यहाँ ला दूँ, देखो इस CH2 को यहाँ लाओ, क्या बनेगा? CH3OCH3 ये बन क्या है?
ये क्या है, ये कौन सा फॉस्फो ग्रुप, ईथर है। क्या ये ईथर, ये ईथर है और ये क्या है अल्कोहल है। तो दोनों के क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए अलग। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म आएगा, इसका फार्मूला जनरल फार्मूला था CnH2n+2O। क्या देखो ये इस फार्मूले पर सटीक बैठ रहा है। कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 कर दो, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा 6। क्या 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2O। आई बात समझ में, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब इसमें हम देखिए, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, क्या ये क्या है, ईथर है, साइक्लिक ईथर है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH3CH2CH। अब देखो सही है क्या, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 7 1 8। अब ठीक बात समझ में आई ना। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म आया, फंक्शनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है ईथर है, अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ, एस्टर के साथ। देखो इधर CH3COOH लिख दिया ऐसे। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर CH3CH2 कर देते हैं। बोलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। अगर मैं इस CH2 को उठा के यहाँ कर दूँ, देखो CH3COOCH3 ये बन जाएगा। दोनों में बताओ कौन सा आइसोमरिज्म आ रहा है, फंक्शनल। क्या ये एस्टर है और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म होगा, क्या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तीसरा देखिए, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कौन सा आइसोमरिज्म होता है, फंक्शनल। कैसे, तो सिंपल सा तो जान ही दे, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। और नेक्स्ट वाले में क्या करूँगा बताओ, CH3CH2NC कर दो, और क्या कर दूंगा NC। इसका स्ट्रक्चर बनाना था डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड N, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइनाइड। और क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 3 एंड 3 डिग्री एमीन। ये बातें लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन भी आपस में कौन सा आइसोमरिज्म होते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है। अब ध्यान से देखिएगा 1 डिग्री एमीन कैसे लिख रहा हूँ। देखो हमने लिखा एमीन है 1 डिग्री। देखो अगर हमने लिखा CH3CH2CH2 लिख दिया, अब मैंने क्या लिख दिया NH2। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एमीन नाम है, सब लोग जानते हो NH2। तो इसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। कौन, प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों प्राइमरी एमीन बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। अगर मैं इसको, सुनो ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H और H। अब इस CH2 को मैं यहाँ ला दूँ तो क्या बनेगा बताओ, CH3CHN, यहाँ क्या लग गया H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन कितने ग्रुप से लगा हुआ है, कार्बन से 2। तो क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। अगर मैं इस CH2 को यहाँ कर दूँ 3 डिग्री बन जाएगा, तो क्या होगा CH3N CH3 कौन सा एमीन बन गया 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जो है ना, आपस में कौन सा आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमर। अब कल कोई इस पर कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था, रेस से था, है ना, वो कहाँ गया, आया नहीं। बात समझे ना, जादूगर, हाँ ये
ये कौन से मीन है? 3 डिग्री अमीन है ना, समझ अब, क्योंकि ये अलग होता है टोटली। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। तो अगर पूछा जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन कौन सा आइसोमर है, क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमर। इसी तरीके से एमाइड भी होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड, वो भी कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल। यही सेम कंडीशन लगेगा, देख लीजिए इधर। देखो कितना नंबर है, कितने हुए? 4। 5वां देखिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड, ये भी आपस में कौन सा आइसोमर होते हैं? फंक्शनल। एमाइड लिखना तो कैसे लिखूंगा बताओ? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या ये एमाइड है? CONH2 ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एमाइड। CONH2 को कौन सा बोलते हैं? एमाइड। तो ये एमाइड है, कौन सा है? अगर मैं एक CH यहाँ से निकाल करके यहाँ कर दूँ, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, 2H था यहाँ, क्या करना है यहाँ पर? CH3 हो जाएगा। यहाँ क्या लगा? H। 1 डिग्री एमाइड, ये 2 डिग्री, CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। कौन सा एमाइड कहेंगे इसको? 3 डिग्री। तो अगर ये 1, 2, 3 डिग्री एमाइड आपस में पूछा जाए कौन सा आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। N डाई मिथाइल, बोलो, एथेनामाइड। अच्छा, इसका नाम बताओ। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, इसका नाम क्या होगा? वही से सेम तरीके से लिखना है। 1 2 3 प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन। इसका नाम बताओ। एन मिथाइल, हाँ एन मिथाइल, 2 कार्बन है, एथ एन एमीन लिख दो, एथेनामीन, एन मिथाइल एथेनामीन। इसका नाम बताओ भैया, 2 शब्द, हाँ क्या लिखेंगे बोलो? एन डाई मिथाइल, बोलो, एन डाई मिथाइल, क्या? मेथ, 1 कार्बन है, मेथ एन अमीन। मेरी बात समझ में आई? जो जितना लॉन्गेस्ट चेन होगा ना, लॉन्गेस्ट चेन होगा, उसको क्या लेना है? पेरेंट चेन में लेना है। बात समझ आई? जो छोटा रहेगा, अब जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए बदल दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 एन लिखा, यहाँ पर लिख दिया ET, यहाँ पर लिख दिया Me। इसका नाम बताओ क्या होगा? एन इथाइल लिखोगे पहले, एन क्या लिखोगे? एन मिथाइल, हाँ प्रोप एन एमाइन, प्रोपेनामाइन या प्रोपनामाइन। समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो इस तरीके से इसका नाम आगे बता दिया, नोट कर डालो। CnH2nO, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज सिंपल सा, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड है। इस CH2 को उठा के यहाँ कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देख लो एल्डिहाइड कीटोन आपस कौन सा आइसोमर में है? फंक्शनल। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो किसको बोलते हो? देखो N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, क्या बोलते हो? नाइट्रो। नाइट्राइट कब बोलते हो? जब ऐसे हो O N डबल बॉन्ड O,
मतलब पेरेंट चेन से किससे जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन से। तब क्या होता है? नाइट्राइट। पेरेंट चेन नाइट्रोजन से जुड़ा क्या होता है? नाइट्रो। तो इन दोनों में भी कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? फंक्शनल। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 NO2। देखो कैसे करोगे? CH3 CH2, यहाँ पर लिख दिया हमने NO2, CH3 CH2O एंड डबल बॉन्ड O। देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। नेक्स्ट होता है, देखो कितने हुए? 8वां देखिए, कीटो एंड इनॉल। सुना है नाम कभी? कीटो एंड इनॉल एक्चुअल में टाटोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं? टाटोमर। क्या होते हैं? टाटोमर। कीटो और इनॉल। लेकिन अगर आपस में पूछा जाए क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? हाँ है। टाटोमेरिज्म नहीं है, अगर टाटोमेरिज्म ऑप्शन में नहीं तो क्या बोलेंगे उसको? फंक्शनल। तो एक तरीके से टाटोमेरिज्म जो होता है ना, वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल क्या होता है? इधर देखो CH3, इस पर डिटेल में पढ़ना है हमको। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 को क्या है? कीटो ग्रुप है? कीटो नहीं है, सीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इससे लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इस हाइड्रोजन का नाम क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। होता क्या है? ये यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आया तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच करके यहाँ दे देगा। तो ये क्या हो गया? H क्या? अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सबसे बड़ा भिखारी है तो कौन है? हाइड्रोजन। जिसको देखो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। आई बात सुने? बिगेस्ट धोखेबाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीजन। बिगेस्ट धोखे, ये सब चीज़ें आगे आएंगी कैसे धोखेबाज है ना। तो अब देखिए क्या बनेगा? ये टाटोमेरिज्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो के द्वारा। अब बताओ रिवर्सिबल तरीके से एक दूसरे में। अब क्या बनेगा? चलिए बताओ। CH2 डबल बॉन्ड C हो जाएगा। O के ऊपर माइनस चार्ज था, तो ऑक्सीजन से रहा नहीं गया, हाइड्रोजन को बुला लिया, आ जाओ भाई मेरे पास ही आ जाओ। तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ क्या हो गया? CH3। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। क्या है? कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है। और ये क्या है? देखो ईन दिख रहा है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन। और OH हो गया ओल, तो दोनों को मिला देंगे तो ई हट जाएगा, इनॉल। तो कौन सा फॉर्म बन गया? इनॉल। ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म। तो अगर पूछा जाए इन दोनों में कौन सा है, तो ये टाटोमेरिज्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? टाटोमर। एक दूसरे के टाटोमर हैं। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी। अगर ऑप्शन में टाटोमर नहीं है तो किसको ट्रिक करोगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बातें समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर डाल इसको। एक और है एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक। एक और है 9 देखिए, एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक। एल्कोहलिक एंड फिनॉलिक। एल्कोहल और फिनॉल, सुनिए, एल्कोहल और फिनॉल आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? तो ये भी क्या होता है? फंक्शनल होता है। इधर देखो, क्या ये फिनॉल है? ये क्या है? फिनॉल। ये फिनॉल है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ये तो हो गया फिनॉल। क्या ये भी फिनॉल है? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा रहता है तब क्या होता है? वो फिनॉल। अब यहाँ पर CH2 के बाद OH लगा हुआ है, तो ये क्या है? एल्कोहल। तो अगर इन दोनों, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये फिनॉल है, ये एल्कोहल है। अगर पूछा जाए तो दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट। चलिए रहने देता हूँ अब आगे ना। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन कराना है।
अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, 3-4 और हैं स्पेशल केस वाले, उसको कल बताता हूँ। स्लो चल रहा, आज सोचा था कि शुरू। देखिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, कल हमने क्या देखा था, पहला क्या था, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। दूसरा ये क्या करता था, जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा, याद हो गया ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सबको एल्केन बना देगा इसको। दूसरा कौन सा था, आज हम पढ़ेंगे ना भाई, क्या बोलेंगे, ना भाई। नाम क्या इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये तीन किसको, 3 फंक्शनल ग्रुप को, 3 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन भाई, 3 एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, और कौन है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। नेक्स्ट बोलो कि एल्डिहाइड हो तो उसके साथ जनरली कीटोन भी आ जाता है साथ देने के लिए, हम एक साथ ही तो बोलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रतिबिंब। तो ऐसे याद कर लो, एल्डिहाइड आया तो कीटोन भी जनरली आएगा इसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड हैलाइड। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप को किसमें बना देता है, एल्कोहल। क्या बनाता है ये, एल्कोहल बना देता है। 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बनाता है, एल्कोहल। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, एल्डिहाइड है। और यहाँ पर आपने क्या लिखा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसके साथ H2OH+, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस भी करते हैं साथ में। H2OH+ का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो क्या करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो। रिडक्शन करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये देखो, एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 हो जाएगा, इससे क्या लग जाएगा, OH। क्या अल्कोहल बना कि नहीं बना। इसी तरीके एसिड हैलाइड फंक्शन ग्रुप याद है सबको। एसिड हैलाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OX, X मतलब समझ में आ रहा है, X की जगह क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एसिड हैलाइड है। इसका भी रिएक्शन कराएंगे, सेम बनेगा। ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर कराओगे तो CH3 CH2OH। अभी बाई प्रोडक्ट के लिए ध्यान नहीं देना, बस इतना है। तो 2 रिड्यूसिंग एजेंट जान गए, रेड फास्फोरस HI, और ये लाहा कहाँ है, अच्छा ना भाई, क्या है, ना भाई, मुझे लाहा सुनाई दिया, ना भाई। ना भाई मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 क्या काम करता है, 3 फंक्शनल ग्रुप को, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, क्या मतलब किस मतलब देता है, एल्कोहल। बस इतनी सी बातें याद रखनी, ठीक। अब मैंने कहा था आप लोग सोल्यूशन चैप्टर रिवीजन करके आए हैं। सोल्यूशन में चलो फटाफट ऐसे ओरली बोल दे रहा हूँ, अगर पढ़ के आगे तो देख लीजिएगा, बोलिए मेरे साथ। देखिए हमने बताया था सोल्यूशन में 2 पार्ट्स, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। सोल्यूट कैसा, सोल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है। इसके बाद मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म, पहला टॉपिक इसमें क्या पढ़ना था, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक क्या था, एक था वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, एक था मास रिलेटेड टर्म। जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म था उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम आएगा, और मास रिलेटेड टर्म में कहीं ना कहीं मास आता था। वॉल्यूम रिलेटेड क्या था, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट था कि इंडिपेंडेंट था, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट था। और मास रिलेटेड टर्म क्या था, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट था। एक बार क्वेश्चन आ चुका इस बात पर। तो अब देखिए वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में मैंने कितनी क्या क्या पता है, तो पहला क्या पढ़ा था, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट V बाई V। दूसरा था परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, चौथा नॉर्मेलिटी हो गया, और एक स्ट्रेंथ था। तो परसेंट V बाई V का मतलब समझ में आता है सबको। परसेंट V बाई V का मैंने कहा था फार्मूला बना, कैसे बनाओगे, परसेंट V बाई V बराबर क्या, वॉल्यूम ऑफ इसका सोल्यूट, ऊपर हमेशा सोल्यूट का रहेगा, किस में रहेगा, ml में, जब भी परसेंट है। नीचे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे हमेशा सोल्यूशन रहेगा, और इंटू 100। अगर इसी को मैंने परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कर दिया तो
वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये वेट ग्राम में रहेगा, ये ml में रहेगा, इनटू 100। ये सब चीज़ें पता है ना आपको। कहीं पर लिखा है 30% V सोल्यूशन, इसका मतलब क्या, यूरिया, ऐसा कुछ है मान लो। तो 30 ml यूरिया है या 30 ml एथेनॉल है, जो बाकी 70 ml क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, 100 ml। आई बात समझना। अच्छा, कहीं पर परसेंट नहीं है तो फिर वो किस में जाएगा, वो नीचे जो रहेगा वो सोल्यूशन ही रहेगा, लेकिन लीटर में रहेगा। वो किस में रहेगा, लीटर में, अगर परसेंट नहीं। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी तो कई बार आया है, आपको याद ही होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या था, वेट, पहला क्या था, परसेंट वेट बाई वेट। दूसरा मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या पता है ना, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर क्या होता था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नहीं मोल्स ऑफ, ऊपर तो सोल्यूट ही था, नीचे क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था। यही एक ही ऐसा चीज है जहां पर क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, और किस में आता है, किलोग्राम में आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, मोललता। अच्छा, और क्या था, पार्ट ppm, पार्ट्स पर मिलियन, याद होगा। जिसके निकालने हैं उसके मोल अपान टोटल मोल कर देना। सोल्यूट का पूछा, सोल्यूट के मोल अपान टोटल मोल। या और मोलैलिटी में एक चीज़ और आप जानते हो क्या, हाँ, मोल क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। आउट पार्ट्स पर मिलियन था, ppm था। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल देख लेना अच्छे से, बात समझ आई ना। आज खत्म कर लेना। अब कल क्या पढ़ के आओगे, इसमें बताओ आगे। इसके आगे क्या था, इसमें वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब राउल्ट्स के लॉ। तो राउल्ट्स के लॉ ही पढ़ के आना। फिर दोनों कंडीशन वाले, जो लिक्विड वाला लिक्विड बताया था और वेपर वाला भी, बात समझ में ना, पूरा राउल्ट्स लॉ पढ़ के आना। ठीक है, और सुनो, इसका होमवर्क क्या है पता आपको ना, रेस भेज दिया हूँ